हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मुझे थोड़ा टाइम लग गया, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, बट फाइनली अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। एंड डोंट वरी, जो भी मैंने आपको प्रोमिसेस किए हैं वो सारे मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम फाइनली यहाँ पे हमारा ए स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइन, अब हम यहाँ पे चैप्टर वाइज जाएंगे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पे है स्टोन एज। तो हमारा जो पूरा सिलेबस है, पर्टिकुलरली ये जो हम ए की बात कर रहे हैं, इसे मैंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है जिससे कि आपकी आसानी हो जाए। अब इसमें सोर्सेज कौन से कवर किए हैं और हम कैसे यहाँ पे फॉरवर्ड जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ। फाइन, तो यहाँ पे ये पीडीएफ है। पीडीएफ में मैंने न्यूमरस सोर्सेस को यहाँ पे कवर किया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटीज होती है, राइट। आपकी न्यू एनसीईआरटीज, ओल्ड एनसीईआरटी और जो तमिलनाडु की एनसीईआरटी है, जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होगी। चीज़ें मतलब रिपीट ना हो, इसकी मैंने पूरी कोशिश की है। इसके साथ साथ आपकी जो नितिन सिंघानिया है वो भी यहाँ पे कवर हुई है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे कवर हुई हैं। फाइन, तो इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में। वहाँ से आप इसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अभी तो टेलीग्राम आप नहीं ओपन कर पाओगे बिकॉज टुडे इज 19, जब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर। हाउएवर यहाँ पे आप 22 के बाद फिर यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब हम यहाँ पे स्टोन एज की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था और मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की है जिसमें मैंने अच्छे से टॉपिक वाइज, ठीक है, यहाँ पे ईयर वाइज मार्क्स के साथ सारे क्वेश्चंस को दिया है 2013 से लेके 2025 तक के, राइट। और अगर हम यहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशन की बात करें पर्टिकुलरली मेंस की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोन एज से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। अब ये 2 क्वेश्चंस कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। इसमें क्या बोला गया था वो देखो। 12.5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। तो तब वहाँ पे 2015 में अलग रहता था पैटर्न, फिर बाद में पैटर्न चेंज हुआ मार्क्स की, मतलब जहाँ तक मार्क्स की बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल लाइफ ऑफ द टाइम्स बट ऑल्सो अ फाइन एस्थेटिक सेंस कंपेरेबल टू द मॉडर्न पेंटिंग। क्रिटिकली इवेल्युएट दिस कमेंट। ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो मुझे ये समझ में आता है यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फाइन, मोटे मोटे तौर पे बस हमें देखना है, राइट। हम इसके वैसे आंसर्स भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी, बट आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप आपके मन से उसे न देखे हुए पहले आपके मन से आप इसे सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आंसर्स देखोगे, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2020 में क्वेश्चन आया था, वो देख लो। क्या बोला है यहाँ पे? The rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Discuss, right? समझ में आया? ये भी यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर से आया है क्वेश्चन। यानी कि मुझे मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आ गया कि जब भी मेंस की बात होगी, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसमें इनका रॉक कट आर्किटेक्चर इनका फेवरेट टॉपिक बन जाता है। तो हम इसके रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे और हमें नेचर भी समझ में आ गया किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो होलिस्टिक सारे डायमेंशंस में हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आता है। फाइन, अब यहाँ पे 2023 का एक क्वेश्चन देख लो। अब जब अगर आप लेट्स से तमिलनाडु की अगर आपने ओल्ड जो एनसीईआरटी थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, अगर आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ी हुई तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उससे कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द एंशिएंट इंडिया, राइट। तो ये वाला आंसर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, मुझे ठीक लगा तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। फाइन, अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, चैप्टर नंबर 1 है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। ओके फाइन, अब देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे प्री हिस्ट्री है, राइट। प्री हिस्ट्री के साथ होती है प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, और फिर यहाँ पे होता है हिस्टोरिकल पीरियड। अब प्री हिस्ट्री का मतलब ऐसा ये होता है, ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें राइटिंग का आविष्कार नहीं हुआ है, इन्वेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऐसा पीरियड है जहाँ पे इन्वेंशन नहीं हुआ है राइटिंग का, तो इसे हम कहेंगे प्री हिस्ट्री। फाइन, ओके। अब देखो प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ फिर? प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो राइटिंग है वो राइटिंग क्या इन्वेंशन हो चुका है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा,
ठीक है। अगर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊं तो प्रोटो हिस्ट्री का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है वो लिखा तो हुआ है, राइटिंग तो है, लेकिन अब तक भी यहाँ पे हिस्टोरियन समझ नहीं पाए हैं कि ये बोलना क्या चाहते हैं, लिखना क्या चाहते थे। फाइन, तो ये हुआ आपका प्रोटो का। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये प्रो बन गए लोग, ठीक है, प्रो बन गए मतलब इन्होंने राइटिंग का आविष्कार कर लिया, तो ऐसे याद रखो। अब जो हिस्टोरिकल पीरियड होता है इसका क्या है, यहाँ पे जो आपकी राइटिंग है वो तो एग्जिस्ट करेगी ही और आप उस राइटिंग को समझ भी पाओगे। तो यहाँ पे ये बेसिक लाइन थी। जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ये मिलता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे पूछोगे ठीक है मैम हमने प्री हिस्ट्री का तो मतलब समझ लिया है, लेकिन फिर सोर्सेज क्या है स्टडी के, ऐसे कौन से सोर्सेज थे, अगर लिखा हुआ कुछ था ही नहीं तो हमें पता कैसे चला, आपने स्टडी कैसे की ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहली बात ये है कि जो प्री हिस्टोरिक लाइफ है ये इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया नॉलेज जो इन्हें मिला एस्केवेशन से, ठीक है। तो पहले तो आपने एस्केवेशन किया है, कुछ स्टोन टूल्स मिले हैं, उसे स्टडी करके पता चली है बातें, कुछ पॉटरीज मिली है, ह्यूमन और एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, हैबिटेशन और केव पेंटिंग्स, ये सारे जो है ये सोर्सेज बनते हैं स्टडी के, पर्टिकुलरली जब हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पे प्री हिस्टोरिक लाइफ की, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है रॉक पेंटिंग्स का, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सिंपल लाइन से हम याद करेंगे क्योंकि आपको पेपर में याद करना होता है बहुत फास्ट और बहुत जल्दी से लिखना होता है। तो मैं आपको स्पेसिफिकली ये बोलूँगी कि हर टॉपिक के अच्छे से बस 4-5 पॉइंट आपके पता होने चाहिए, 5 पॉइंट तो पता ही होने चाहिए, ठीक है, और वो आपके टिप पे होने चाहिए। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं रॉक पेंटिंग्स की तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये अर्लीस्ट फॉर्म था आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जो कि यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो ये अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते थे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे पता चला, यहाँ पे जो रॉक के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई थी उससे पता चला। तो ये बहुत अच्छी प्यारी लाइन बन जाएंगी, याद कर लो, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ओके फाइन। सेकंड ये है केव वॉल्स वेयर यूज एज अ कैनवासेस। कैनवास क्या होता है, कैनवास के ऊपर हम पेंटिंग बनाते हैं, तो बस जो वॉल्स थी यहाँ पे उसको यहाँ पे यूज़ किया गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे पेंटिंग देखी उससे हमें समझ में आया कि इनकी डेली लाइफ कैसी रही होगी, इनके बिलीव्स क्या रहे होंगे, कैसी एक्टिविटीज़ प्री हिस्टोरिक के जो लोग थे वो करते होंगे, ये सारी बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डिड द प्री हिस्टोरिक पीपल पेंट, आप पेंटिंग कर ही क्यों रहे हो, तो पॉसिबल रीजंस है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पेंटिंग से क्या हो रहा है, हमें क्या पता चल रहा है, हमने वो देखा। अब क्यों करते थे पेंटिंग, क्योंकि हो सकता है कि डेकोरेशन करना चाहते हो शेल्टर्स का, हो सकता है अपनी इमोशंस को और आइडियाज़ को एक्सप्रेशन करना चाहते थे, डेली एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते थे, सोशल या फिर कल्चरल कम्युनिकेशन करना चाहते थे, यहाँ पे वैसे रिचुअलिस्टिक कोई एंगल हो सकता है ना। तो ये सारे यहाँ पे रीज़न बन जाते हैं। अब हम पैलियोलिथिक एज का मतलब समझ लेते हैं। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, पैलियोलिथिक एज। अब जो पैलियो है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक, लिथोस्फीयर वगैरह, लिथिक पता है ना, लिथिक होता है आपका स्टोन, तो ये हो गया स्टोन और पैलियो हो गया ओल्ड, तो इसे हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो अर्लीस्ट स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट की ये कैसी रही थी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हुआ था, तो जब हम यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो पैलियोलिथिक पीरियड में भी आपको दिखता है लोअर पैलियोलिथिक एज और आपको अपर पैलियोलिथिक एज भी मिल जाता है। तो आर्टिस्टिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई डेफिनाइट एविडेंस नहीं है आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ का, पर जब हम यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में आ जाते हैं तो हमें लार्ज स्केल डेवलपमेंट दिखती है आर्ट्स की। केव वॉल्स में बहुत सारी पेंटिंग्स और कार्विंग्स दिखेंगी आपको। अर्लीस्ट इंडियन पेंटिंग्स जो है ये इसी पीरियड से बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, और ये टिप पे रखना, ठीक है, ये सिंपल कीवर्ड्स आपको दिखेंगे, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब ड्रॉ करते क्या थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपने केव पे क्या ड्रॉ किया, तो ह्यूमन फिगर्स रहती थी, कुछ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे शिकार वगैरह हो गया है ना, या फिर आप ग्रुप में डांस कर रहे हो, तो ये हो गई ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दिखाना, कोई एनिमल आपने देख लिया, बड़ा सा एनिमल, तो उसे दिखा दिया। हंटिंग सीन्स मैंने आपको बताया। ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस जैसे कि ऐसे कुछ लाइंस वगैरह बना के रखी हुई है, ऐसे कुछ, तो ये हो गई ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस। और फिर है आपके एनिमल सिम्बॉल्स। फाइन, ओके। अब देखो
यहाँ पे डिस्कवरी हुई है रॉक पेंटिंग्स की इंडिया में। अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको, वो आपको पता होनी चाहिए, राइट, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो आपको पता है हम यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर रहे हैं, इसमें हम डायमेंशंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीलिम्स के कौन से पॉइंट्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो रॉक पेंटिंग्स है वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया अराउंड, मतलब आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर क्रोनोलॉजी में वगैरह पूछ ले किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में या फिर यूपीसी के, यू नेवर नो क्या पूछ ले, तो बस एक रफ आइडिया रखना कि 1867 1868 का पीरियड था जब यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स जो है पहली बार डिस्कवर हुई थी इंडिया में, ठीक है। जो डिस्कवरर है उनका नाम याद रख लो, ये आर्चिबाल्ड कार्लेयल है। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है, बट यहाँ पे इसे कह सकते हो, ठीक है, आर्चिबाल्ड कार्लेयल। अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस ये है कि डिस्कवरी जो है ये बनाई गई थी 12 ईयर्स बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द अल्टमीरा। अल्टमीरा कहाँ पे है? स्पेन में है। तो ये भी एक तरह से केव पेंटिंग है, इतना बस थोड़ा बहुत याद रख लो। अब देखो, जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट है उनकी यहाँ पे जो इस डिस्कवरी से एसोसिएट करते हैं अपने आप को, तो ये सारे नाम हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष, दीज आर द पीपल। तो थोड़ा बहुत आपको एक एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत फेमस होंगे। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, एक बात याद रखना कि जब भी आप कोई आंसर लिखो तो उसमें एक काम किया करो, जब भी एग्जाम्पल देते हो तो एक वेल नोन एग्जाम्पल देना है और एक यूनिक सा एग्जाम्पल देना है, ठीक है। क्या करना है आपको? एक वेल नोन एग्जाम्पल देना है और एक यूनिक सा एग्जाम्पल देना है, जब भी जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे। तो ये यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें रॉक पेंटिंग्स दिखती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार एंड उत्तराखंड। अब एग्जाम्पल के साथ भी हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको पता होना चाहिए वो है लखुदियार रॉक शेल्टर्स, जो कि आपको मिलती है उत्तराखंड में। लोकेशन कहाँ पे है? बस रिवर याद रखो, क्योंकि यूपीसी आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि लखुदियार रॉक पेंटिंग है, रॉक शेल्टर है, कहाँ पे मिलता है? तो उत्तराखंड में मिलता है। कौन सी रिवर के नियर मिलता है? तो रिवर सुयाल है, ठीक है। कौन सी रिवर है? रिवर सुयाल, वहाँ की नियर, वहाँ पे मिलता है। अल्मोड़ा एक जगह है वहाँ पे उत्तराखंड में, वहाँ पे हमारा लखुदियार रॉक शेल्टर मिलता है। तो हमें समझ में आ गया। अब लखुदियार में लाख लिखा हुआ है, लाख, राइट। तो 1 लाख केव्स, इसका मीनिंग भी यही होता है, 1 लाख केव्स मतलब लखुदियार, ठीक है। अब यहाँ पे पेंटिंग्स मिली है, कैसी कैसी पेंटिंग्स है हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ ह्यूमन फिगर्स मिली है, कुछ एनिमल फिगर्स मिली है और कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न मिले हैं। तो आप पेपर में जल्दी से ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो कि यहाँ पे लखुदियार पेंटिंग्स है और किस तरह की कैटेगरी आपकी बनती है। तो यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स बन गई, एनिमल फिगर्स बन गई और ज्योमेट्रिक पैटर्न बन गया, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट यूज हुए थे। अब वो कैसे हुए थे वो मैं बताऊंगी, लेकिन जनरली मोटे मोटे तौर पे वाइट, ब्लैक और रेड ऑकर कलर जो होता है वो यहाँ पे यूज होता था। ह्यूमन फिगर्स को ऐसे स्टिक के जैसे दिखाते थे, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ऐसे कुछ, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन। तो इस तरह से मैं अभी इमेजेस भी दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था स्टिक लाइक फॉर्म में। अब ये जो है आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो ये कीवर्ड आना चाहिए आपके आंसर में, ह्यूमन फिगर्स रिप्रेजेंटेड इन द स्टिक लाइक फॉर्म, ओके। अब एनिमल मोटिव्स की जब बात की जाए तो लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल्स, लॉन्ग स्नाउटेड मतलब जैसे कि कुत्ता होता है, डॉग होता है, तो डॉग का ऐसा मुंह थोड़ा सा बाहर आया है ना, ये देखो, अगर ये डॉग है, डॉग का ये ईयर है लेट से, तो ये थोड़ा सा ऐसे बाहर आया हुआ है, इसे हम कहते हैं स्नाउट, ठीक है। सो लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, जैसे कि फॉक्स का होता है, राइट। या फिर मल्टी लेग्ड लिजर्ड, लिजर्ड के बहुत सारे पैर होते हैं, राइट। तो ये भी यहाँ पे देखी गई है एनिमल मोटिव्स में, फाइन। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मोटिव्स में क्या क्या है, जैसे कि ऐसे वेवी लेंस, ऐसे ऐसे ना लाइंस बना के रखी हुई है, ठीक है। या फिर रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें ऐसे आप मतलब ऐसे लाइंस वगैरह बना के रखी हुई होगी, ऐसा कुछ है। ग्रुप ऑफ डॉट्स है, ठीक है ना, ऐसे डॉट्स बना के रखे हुए हैं वॉल्स के ऊपर। तो ये सारे हैं आपके ज्योमेट्रिक मोटिव्स। नेक्स्ट कुछ स्पेशल फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमंस है और ह्यूमंस ने एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ के रखा हुआ है और एक साथ ऐसे ग्रुप, मतलब ऐसे गोल करके एक साथ ऐसे खड़े हुए हैं। इसे हैंड लिंक डांसिंग ह्यूमन फिगर भी आप कह सकते हो। और बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा गया है कि लेट से ये एक केव है, ठीक है, ये केव की एक वॉल है। अब इसमें सबसे पहले किसी ने ड्राइंग बनाई होगी, फिर उसके ऊपर और ड्राइंग बनाई है, फिर उसके ऊपर और ड्राइंग बनाई है, तो हमें दिखता है सुपर इम्पोजिशन ऑफ अ पेंटिंग्स। अब देखो, जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं और पर्टिकुलरली जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, तो ये जो सिंपल सिंपल चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है ना, यही आपके आंसर्स बनेंगे। समझ में आया? ये एक फीचर है
सुपर इम्पोजिशन दिख रहा है कि मतलब यहाँ पे बार बार एक ही ड्राइंग के ऊपर ड्राइंग्स बनाई जा रही है, ठीक है। सीक्वेंस अगर हम देखें तो ब्लैक पेंटिंग्स जो है वो ओल्डेस्ट है, रेड ऑकर पेंटिंग्स भी है, और अब हमें व्हाइट पेंटिंग्स जो है ये लेटेस्ट वाली यहाँ पे मिलती है। अब सेकंड बात आती है यहाँ पे कश्मीर की। कश्मीर में भी आपको एविडेंस मिलता है, टू ग्रेव्ड स्टोन स्लैब्स यहाँ पे मिले हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि कहीं पे आपको लिख सको इसलिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं रखने होते, कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपके मतलब उंगली पे होने चाहिए, जो आपको लिखने हैं। मैंने आपको बताया अभी कि एक कॉमन एग्जाम्पल लिखना है जो एग्जामिनर को पता हो, प्लस एक यूनिक एग्जाम्पल लिखना है जिससे कि आप इंप्रेस कर सको, ठीक है। ऑलराइट, सिंपल सा है फंडा, ओके। अब देखो रॉक पेंटिंग्स जो है कर्नाटका की और आंध्र प्रदेश की वो देख लेते हैं। अब इनकी अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ये सुटेबल सरफेस अगर देखें तो ग्रेनाइट रॉक के ऊपर यहाँ पे कैनवासेस की जैसे इसे यूज किया जाता था। इंपॉर्टेंट साइट्स अगर हम देखें कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से तो आप यहाँ पे कुपगल्लू, पिकलीहार और तेक्कलकोटा, ठीक है, किसी को भी याद कर लो, तो ये यहाँ पे मिलती है। अगर टाइप्स देखें हम पेंटिंग के तो आपको व्हाइट पेंटिंग मिलेगी, रेड ऑकर पेंटिंग है जो व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर बनाई गई है, कुछ रेड ऑकर पेंटिंग्स तो है ही, तो ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, याद होना चाहिए, रट लो, ठीक है। अब क्रोनोलॉजी की बात करें तो हम अभी न्योलिथिक पीरियड देखेंगे, उसके बाद अर्ली हिस्टोरिक पीरियड भी देखेंगे, और फिर बाद में हम यहाँ पे देखेंगे लेट हिस्टोरिक पीरियड भी। अब हमने कॉमन सब्जेक्ट्स देख लिए हैं एनिमल्स के। अब देखो या एनिमल्स कौन सा है, तो जो मोटे मोटे तौर पे है ये तो एनिमल्स है ही, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक यूपीसी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे बोला था कि कौन सा एनिमल यहाँ पे नहीं है, तो काऊ वहाँ पे नहीं है, ठीक है। काऊ का कोई भी यहाँ पे आपको एविडेंस वगैरह नहीं दिखता है, और ये यूपीसी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है प्रीलिम्स का, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो हमें यहाँ पे बुल्स मिलते हैं, एलिफेंट्स मिलते हैं, सांबार, गजेल और या फिर शीप्स, गोट्स, हॉर्सेस, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। एंड अगर ह्यूमंस को आपको करना हो तो कैसे बोलोगे आप, जो स्टिक लाइक फिगर्स थी उनकी, है ना, उसकी साइड आप इसको ये वाला भी कीवर्ड यूज़ करते हो कि कर सकते हो, मतलब स्टाइलाइज्ड यहाँ पे ह्यूमंस थे। सिम्बॉल्स में ट्राइडेंट्स जैसे मतलब ये वाला होता है ना, तो ये वाले भी यहाँ पे दिखते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखे गए हैं उसमें ये पता चलता है कि वेजिटल मोटिव्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे होते थे, लेकिन रेयर होते थे, ठीक है, बहुत कॉमन नहीं होते थे। अब यहाँ पे भीमबेटका केव्स हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इसका लोकेशन हम देखें तो ये विंध्या हिल्स में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। देखो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ये सबको पता होता है, लेकिन कौन सी हिल्स में है ये पता नहीं होता। तो ये आपकी जो विंध्या हिल्स है वहाँ पे पाए जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 45 किलोमीटर साउथ ऑफ बॉम्बे। ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत याद रखने के लिए बताया मैंने आपको। नंबर ऑफ रॉक शेल्टर्स देखें तो बहुत सारे हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए इसलिए बता रही हूँ कि अराउंड 800 शेल्टर्स वहाँ पे है, 500 उसमें से पेंटिंग्स अपने पास रखते हैं, तो मतलब इसलिए भीमबेटका इतना इंपॉर्टेंट और इतना फेमस है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी थोड़ी सी लेट हुई थी, मतलब यहाँ पे 1957-1958 का पीरियड चल रहा था, तब यहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसने डिस्कवरी की थी तो ये नाम याद रख लो, क्योंकि कभी कभी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीसी की, अभी तो मतलब कुछ बोल नहीं सकते, यूपीसी वाले भी पूछ ले, यू नेवर नो, ठीक है। सो वीएस वाकनकर ये है जिन्होंने यहाँ पे इसका डिस्कवरी की थी। अब इम्पॉर्टेंस ये है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा स्पेक्टेकुलर अगर रॉक शेल्टर्स आपको देखने हैं, ठीक है, तो वहाँ वो आपको मिलेंगे भीमबेटका में, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब रीज़न देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने और एक चीज़ देखी है, जहाँ पे हमने देखा है ह्यूमन सेटलमेंट्स, पर्टिकुलरली हम यहाँ पे न्योलिथिक पीरियड में देखते हैं। तो यहाँ ये बात है कि जब हम ह्यूमन सेटलमेंट्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्या कारण रहे थे जिससे कि ह्यूमन सेटलमेंट हुई, है ना। तो यहाँ और कैमूर का रीजन है, वहाँ पे ये मिलता है सेटलमेंट मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे फॉरेस्ट है, वाइल्ड प्लांट्स है, फ्रूट्स है, स्ट्रीम्स है, क्रिक्स है, और ये जो है ये है इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट इस पर्टिकुलर जगह में करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता था, ये सारे के सारे यहाँ पे प्रोवाइड करते थे आइडियल कंडीशंस को, फाइन। अब वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना, ये हम कर रहे हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी कौन सी है आपको पता होगा, 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, फाइन आर्ट्स की आती है, ठीक है। फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है, अगर आप चाहें तो आप उस एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हो ये लेक्चर देखने के बाद। वैसे तो मैंने आपको शॉर्ट में नोट्स तो मैं वैसे प्रोवाइड कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको सोर्स बता देना चाहिए, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। ऑलराइट, अब थीम्स देख लेते हैं हम भीमबेटका केव्स के पेंटिंग्स की कैसे कैसे हैं। जब हम यहाँ पे डेली लाइफ सीन्स की बात करते हैं तब आपको यहाँ पे हंटिंग, डांसिंग और म्यूजिक सारी चीज़ें दिखेंगी। एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हॉर्स राइडर्स, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइट्स सारी दिखेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको याद रखना है
हनी कलेक्शन। देखो कितने सारे हम डायमेंशंस को यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं और सिंपल है बाय द वे, लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ पे डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर रहे हो और ये एक इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी देख ली, एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटीज देख ली, उसके साथ साथ हमने डेली लाइफ के सीन्स भी देख लिए। ओके, अब सोशल एक्टिविटीज में जो बॉडी का डेकोरेशन करना या फिर हाउस होल्ड सीन्स का यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह करना वो भी यहाँ पे चलता था। सिग्निफिकेंस अगर देखें तो हम यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को, किसके, प्री हिस्टोरिक कम्युनिटीज़ के। अब क्वेश्चन नंबर 1 याद आ रहा है जो 2015 में पूछा था, थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसी तरह से इसे देखा है। अब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं भीमबेटका पेंटिंग्स की। मैंने आपको बताया भीमबेटका पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? 800 वहाँ पे केव्स है, उसमें से 500 में आपको इमेजेस मिली है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स और इतनी अच्छी पेंटिंग्स वहाँ पे रॉक आउट पेंटिंग्स हमें दिखती है। अब ये जो है हमने क्लासिफिकेशन किया है, ये ऑन द बेसिस किसकी किया है, क्या बेसिस है इसका? तो सबसे पहले हमने स्टाइल देख के क्लासिफिकेशन कर लिया, टेक्निक देख के क्लासिफिकेशन कर लिया, और फिर हमने सुपर इम्पोजिशन देखा। मैंने बताया ना, पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग, पेंटिंग के ऊपर पेंटिंग, उसे हम कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। तो ये सारी चीज़ें देख के हमने यहाँ पे इसका क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले जो है पीरियड 1 जो है इसे हम अपर पैलियोलिथिक कहते हैं। हिस्टोरिकल फेजेस यहाँ पे है, इसमें सबसे पहले पीरियड है हमारा अपर पैलियोलिथिक पीरियड। जो सेकंड पीरियड होगा हम उसमें देखेंगे मेसोलिथिक पीरियड। जो थर्ड पीरियड होगा उसमें हम चालकोलिथिक का भी देख लेंगे। और जो बाकी का पीरियड है ये यहाँ पे लैटर हिस्टोरिक फेजेस है। जब हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तो मेनली जो ये 3 फेजेस है ना यही दी हुई है, तो थोड़ा सा वैरी हो सकता है। तो प्लीज़ आप ये मत बोलना कि मैम आपने ऐसे क्यों दे दिया, जैसे एनसीईआरटी कह रही है मैंने उस तरह से यहाँ पे किया है चीज़ों को, ठीक है ना। ऑलराइट, अब यहाँ पे प्रीलिम्स के फैक्ट्स मैंने 1 टाइम रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं है, बस 10 मिनट में जल्दी से 5 मिनट्स में आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, बॉक्स को पढ़ लेना और यू विल बी डन विद इट, ओके। ऑलराइट, अब प्री हिस्टोरिक पीरियड में रॉक पेंटिंग्स में हम सबसे पहले अब देख लेते हैं जो आपका पैलियोलिथिक पीरियड है उसका क्या है सीन चल रहा है, ठीक है। पैलियोलिथिक जो पेंटिंग है पीरियड 1, तो मेन फीचर आपको याद रखना है, अर्लीस्ट पेंटिंग जो है ये कहाँ कब से बिलोंग करती है, तो अपर पैलियोलिथिक फेज से बिलोंग करती है। पेंटिंग्स लीनियर रिप्रेजेंटेशन को दिखाती है, ये 2 चीज़ें अच्छे से याद रखना है। क्या क्या बताया मैंने आपको, अपर पैलियोलिथिक पीरियड से हम यहाँ पे अर्लीस्ट पेंटिंग्स को ढूंढ रहे हैं, मतलब मिल रही है हमें। जो भी पेंटिंग्स मिल रही है वो क्या कर रही है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाती है। मेनली जो कलर यूज़ किया गया है वो ग्रीन और डार्क रेड कलर भी आप ऐसे बोल सकते हो। मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। एनिमल्स हमने याद कर लिए हैं, बाइसन, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोर एंड बोर। उसके साथ ह्यूमंस, स्टिक लाइक ह्यूमंस है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिस्टिक स्टाइल याद रहेगी, क्या है, सम पेंटिंग जो है, अच्छा सम पेंटिंग्स आर द वॉश पेंटिंग्स। और जो कुछ फिगर्स है यहाँ पे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स उनके दिए गए हैं। कलर एसोसिएशन पता चले, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिया था, अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि जो ग्रीन पेंटिंग्स है मेनली यहाँ पे डांसर्स के लिए दिखाई गई है। जो रेड पेंटिंग्स है इसे आपने जो जब भी हंटिंग करते थे तो रेड पेंटिंग से निकालते थे, जब भी डांस करते थे तो रेड पेंटिंग से, ग्रीन पेंटिंग से निकालते थे, ठीक है, ग्रीन कलर से। तो ये यहाँ पे है, आप थोड़ा सा स्पेसिफिक भी हो सकते हो। अब हम मेसोलिथिक पीरियड देख लेते हैं। मेसोलिथिक पीरियड की जब हम पेंटिंग्स देखते हैं तो इंपॉर्टेंस इसका ये है कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ भीमबेटका पेंटिंग्स है ये इस फेज से बिलोंग करती है। तो अगर आपको मेसोलिथिक पीरियड के ऊपर कहीं पे लिखना है और अगर आपको एग्जांपल्स देने हैं तो भीमबेटका उसमें आना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आपको मेसोलिथिक पीरियड की जो टाइम पीरियड था उससे यहाँ पे पेंटिंग्स मिलती है। जनरल फीचर्स की अगर बात करूँ तो ये स्मॉलर है साइज में, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक की जो पेंटिंग्स देखी थी हम वो बड़ी बड़ी थी, पर जब हम मेसोलिथिक पीरियड में आए ना तब था उसकी जो साइज़ है वो छोटी छोटी हो गई, ठीक है। तो ये और पता है इसके साथ क्या हुआ, देखो साइज़ तो छोटी हो गई लेकिन हमें यहाँ पे ग्रेटर वेराइटी भी मिली थीम्स में, समझ में आया। तो थीम्स यहाँ पे बड़ी होगी और साइज छोटी होगी मेसोलिथिक पीरियड में, ये यहाँ पे फीचर है, अपर पैलियोलिथिक से अलग है, याद रहेगा आई होप, ओके। अब हंटिंग सीन्स देख लेते हैं मेसोलिथिक पीरियड की कैसी है। हमने अपर पैलियोलिथिक पीरियड का देखा, अभी हमें क्या देखना है, मेसोलिथिक पीरियड का देखना है। हंटिंग सीन्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली बात तो ये है कि हंटिंग सबसे कॉमन थीम रहती थी इनकी। ग्रुप हंटिंग जो है पर्टिकुलरली उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहता था। वेपन्स की अगर बात करूँ तो थोड़े बहुत, देखो सारे बहुत सारे, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना तो ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं को वेपन्स के, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे एग्जांपल्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको लिखने हो। जैसे कि कुछ स्टोन जो है, जो वेपन्स है उसका नाम दिया गया है बार्ब स्पीयर्स या फिर पॉइंटेड स्टिक्स, एरोज और बोस। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो। अब इसमें जो ह्यूमन डिवाइसेस है उसमें ट्रैप्स और स्नेयर्स दोनों भी यहाँ पे रहते थे। ह्यूमन अपीयरेंस की अगर बात करूँ तो सिंपल क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स, एलैबोरेट ड्रेस, हेड ड्रेसेस, तो हेड ड्रेसेस के साथ भी यहाँ पे ड्राइंग मिली है, समझ में आया। तो ये वाला
वाला है। मास्क भी देखे गए हैं कुछ पेंटिंग्स में, इन सम पेंटिंग्स। अब एनिमल्स तो मैंने बहुत बार वैसे बता दिए हैं, तो कुछ कुछ एनिमल्स रहते हैं जैसे कि राइनासोर्स और डियर यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेपर्ड भी है, पैंथर भी है। अब बाकी के, अच्छा ये वाला देख लेना, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्विरल और बर्ड्स, ये भी बाकी के एनिमल्स, इनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। क्योंकि जनरली हम जब पढ़ते हैं ना, तब हमारे दिमाग में मतलब बार बार जब हम पढ़ते हैं तब यही एनिमल्स आते हैं यहाँ पे, है ना। एलिफेंट, बाइसन, टाइगर, बोर वगैरह वगैरह। यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्क्विरल और जो बर्ड्स है ये भी यहाँ पे आए हैं। अब आर्टिस्टिक ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो एनिमल्स को है फ्रिक्वेंटली पेंट किया है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। तो एक तो यहाँ पे ह्यूमंस को रख लो, यहाँ पे एनिमल्स को रख लो, तो एनिमल्स का क्या है, ज़्यादा है, फ्रिक्वेंटली यूज़ किए गए हैं। फाइन। अब हम इमोशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे पेंटिंग्स है जिसमें हमें एनिमल्स से डर लग रहा हो, ठीक है, फियर ऑफ एनिमल्स को भी दिखाया गया है। कभी कभी आपको अफेक्शन दिखता है, टेंडरनेस दिखता है, ठीक है, एनिमल्स के प्रति प्यार भी दिखता है पेंटिंग्स में, ठीक है। एनग्रेविंग्स अगर देखी जाए तो कुछ ऐसी एनग्रेविंग्स है जो प्रेजेंट है, कुछ जो मोस्टली डिपिक्ट की गई है उसमें एनिमल्स है। अब ह्यूमन लाइफ अगर हम देखें मेसोलिथिक पीरियड में, तो यहाँ पे ह्यूमंस को रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने आपको बताया था स्टाइलाइज फॉर्म है उनका, पर थोड़े से लेस नेचुरलिस्टिक दिखते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू एनिमल्स। वीमेन को क्लोथ अनक्लोथ दोनों भी तरह से दिखाया गया है। चिल्ड्रन को भागते हुए, जंपिंग करते हुए, खेलते हुए वगैरह। कम्युनिटीज एक्टिविटीज़ में ग्रुप डांसेस और फैमिली सीन्स आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और हमने हनी कलेक्शन का देख लिया था, लेकिन इसमें फूड गैदरिंग, फूड प्रिपरेशन, ग्राइंडिंग ऑफ फूड्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी आती हैं। फैमिली लाइफ में वीमेन, मेन, चिल्ड्रन एक साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ सेवरल पेंटिंग्स में दिखाया गया है। हैंड और फिंगर मार्क्स की अगर बात करें तो ये कॉमन मोटिव्स है। जैसे कि आपको देखोगे कि कुछ पेंट वगैरह नहीं किया है, एनिमल वगैरह कुछ नहीं, बस हाथ के निशान है, हैंड प्रिंट है, या फिर कभी कभी फिस्ट प्रिंट भी है, फिंगर टिप्स से डॉट्स बनाए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो इसमें आप याद रख लेना, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड आकर। रेड आकर तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उसके साथ साथ जो व्हाइट कलर है वो भी बहुत कॉमन है, ठीक है। ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक, ये सारे कलर्स यहाँ पे आते हैं। मोस्ट पॉपुलर कलर मैंने वैसे आपको दे दिया है, यहाँ पे व्हाइट और रेड कलर आपको दिखता है। सो वैसे अगर हमें रेड कलर की बात करूँ तो हेमेटाइट नाम का एक यहाँ पे मिलता है, पत्थर मिलता है, उससे यहाँ पे बनाया जाता है। आपने गेरू का नाम सुना होगा, है ना। फिर इसमें ग्रीन कलर होता है जिसे हम कैल्सिडोनी भी कहते हैं, तो ये भी एक तरह से पत्थर है, उससे पीस के वो कलर बनाते थे। वाइट कलर प्रोबेबली यहाँ पे बोला जाता है कि लाइमस्टोन से उन लोगों ने वहाँ पे लाया होगा, तो फिर उन सारे कलर्स की रॉक्स के साथ यहाँ पे रिएक्शन होके वो कलर पक्का हो गया, तो अब तक वहाँ पे ये पत्थरों के ऊपर अभी भी बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पेंट्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो वही जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये कोई पत्थर लेते होंगे, उसको और मिनरल कोई रहा रहता होगा, ग्राउंड से उसे अच्छे से पाउडर बनाते होंगे। पाउडर जैसे ही बन जाए तो उसे मिक्स कर देते एक तो पानी के साथ, या फिर कोई बाइंडिंग मटेरियल, जैसे कि बाइंडिंग मटेरियल में आप गम या फिर ट्री का जो रेजिन होता है, गम निकलता है ना ट्री से, या फिर एनिमल फैट को यूज़ कर लो। तो इन तीनों में से कुछ यूज़ करके यहाँ पे मिक्स करके कलर को फाइनली बनाया जाता था। ब्रशेस के लिए आप प्लांट्स के फाइबर्स को वगैरह यूज़ करते होंगे, है ना। अब यहाँ पे पेंटिंग सर्वाइवल कैसे हुआ इसका, तो मैंने आपको बताया कलर क्यों सर्वाइव हुए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ था, ठीक है। ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं रॉक सरफेसेस के ऊपर, है ना। अब ये जो रॉक सरफेसेस के ऊपर जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे कलर को प्रिजर्व करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी हो चुके हैं और अब तक भी वो कलर बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। लोकेशन मैंने आपको बता दिया, पेंटेड एरियाज है, वॉल्स ऑफ रॉक शेल्टर्स और सीलिंग्स के ऊपर भी यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स बनाई हैं। तो यहाँ पे टाइप्स है साइट्स के, जैसे कि यहाँ पे हैबिटेशन साइट्स है और नॉन हैबिटेशन साइट्स भी है। पॉसिबल इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या दिया जाता है कि जो नॉन हैबिटेशन साइट्स है वो यहाँ पे दे मे हैव द रिलीजियस और द रिचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स है जो कि बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर या फिर सीलिंग, अभी मतलब ये लेट्स से यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ से सीलिंग स्टार्ट हो रही है, तो मतलब यहाँ पे ड्राइंग्स बनाई हुई है, मतलब ऊपर ऊपर ड्राइंग बनाओ, यहाँ पे नीचे मत बनाओ, ऐसे ऊपर ऊपर बनाओ। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी देखा गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये सोचा हिस्टोरियंस ने, तो इनका ये कहना आया कि हो सकता है कि ये चाहते हो कि विजिबल डिस्टेंस से
इंटेंशनली लोगों को देखे, मे बी दूसरों को दिख सके वो पेंटिंग्स, तो उस वजह से मे बी बनाया हो। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है बस, और कुछ नहीं। आर्टिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो वैसे एनसीईआरटी में था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आर्टिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखना है, सिंपल इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग क्वालिटी आपको दिखती है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल दिखता है आपको एनिमल्स का। ठीक है, मैंने आपको बताया एनिमल्स, और अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो एनिमल्स को ज़्यादा यहाँ पे रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे किया गया है। अच्छा प्रोपोर्शन और टोनल इफेक्ट आपको दिखता है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे अगर देखें हम पर्टिकुलरली इस सेंस में, तो एनर्जेटिक है, एडवेंचरस है, एक्टिव है। एनिमल को पावरफुल, यूथफुल और मेजेस्टिक दिखाया गया है ना। अब इम्पॉर्टेंट में आपको याद ही रखना है, बिल्कुल रट लो कि हंटिंग सीन और डेथ सीन यहाँ पे है। हंटिंग सीन में ग्रुप है हंटर्स का, वो अटैक कर रहे हैं किसी बड़े एनिमल को, जैसे कि बाइसन को, या फिर कोई इंजर्ड हंटर है वो यहाँ पे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे सीन्स बनाए हुए हैं। डेथ सीन में अगर बात करो तो एनिमल मर रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, एगनी में है, या फिर यहाँ पे ह्यूमंस डांस कर रहे हैं। तो इस तरह के भी सीन्स यहाँ पे दिए गए हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है, ऐसी पेंटिंग्स इसलिए बनाई गई होगी क्योंकि जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस है ओवर द डेंजरस एनिमल्स, उसे दिखाने के लिए है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए इसे लाया गया होगा, ऐसा बोला गया है। अब कुछ रिचुअल सिग्निफिकेंस भी है रॉक आर्ट्स की। पॉसिबल मैंने आपको बताया, यहाँ पे बर्थ रिचुअल हो सकता है, डेथ रिचुअल हो सकता है, कमिंग ऑफ द एज सेरेमनीज हो सकती है, मैरिज रिचुअल्स, हंटिंग रिचुअल्स, यू नेवर नो, रिचुअल्स इन द सेंस, राइट। हंटिंग रिचुअल्स में भी आप मास्क डांस परफॉर्म करते थे ह्यूमंस, उसको भी दिखाया गया है। ठीक है, और ये भी देखा जा सकता है कि हंटिंग जो है ये सक्सेसिवली अच्छी हुई है। अब सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स में क्या है, सबसे पहली बात तो जो है न्यू पेंटिंग्स, इसको बार बार एक दूसरे के ऊपर बनाया गया था। भीमबेटका की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कुछ आपको रॉक कट पेंटिंग्स दिखेगी वहाँ पे, ऐसे केव्स दिखेंगे जहाँ पे 20 लेयर्स आपको पेंटिंग्स दिखेगी, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे 20 टाइम्स लेयर्स आपको दिखेगी। समझ में आया। अब कुछ पॉसिबल यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रीपेंटिंग हुई हो, रीपेंटिंग बाय द लैटर आर्टिस्ट, या फिर सेक्रेट नेचर हो सकता है कुछ सर्टन लोकेशंस का, शेल्टर्स का यूज़ हुआ हो सक्सेसिव जनरेशन से। तो ये सारे पॉसिबल रीजंस यहाँ पे मिलते हैं। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की। जैसे कि जो रॉक पेंटिंग्स है ये हमें समझने में मतलब इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ में कौन से चीज़ें आनी चाहिए, डायमेंशंस अगर हम एक्सप्लोर करें तो फैमिली स्ट्रक्चर, कम्युनिटी एक्टिविटीज़, डांसेस एंड रिचुअल्स, ऑल दिस थिंग्स। लाइफ देख लेते हैं। इकोनॉमिक लाइफ में वही आएगा आपका हंटिंग, गैदरिंग और फूड प्रिपरेशन। अगर मैं कल्चरल लाइफ की बात करूँ तो बिलीव्स, रिचुअल्स, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि डायमेंशंस को किस तरह से एक्सप्लोर करना है। सिंपल ही कीवर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोचो कि किस तरह से सिंपल चीज़ को भी आप बहुत सारे डायमेंशंस में एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये क्या करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है कि हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसका जो इवोल्यूशन है ये हुआ कैसे था। समझ में आया। सो मोस्ट वैल्यूएबल अगर लेगेसी की हम बात करें तो यहाँ पे जो रॉक पेंटिंग्स है ये ग्रेटेस्ट कल्चरल रिमेन्स को दिखाता है यहाँ पे, जो कि दिया गया था प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के द्वारा। तो आप इसको किसी कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट्स है ये सारे यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी रुकते हैं। ऑलराइट, आज का पहला लेक्चर था तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ। अगर आपको कोई लेट्स से फीडबैक देना है मुझे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकूँ, और मैं ये कोशिश करूँगी कि जितना भी अब तक टाइम वेस्ट हुआ है, मैंने आपको बताया था कि मैं रोज़ मतलब वीक में 3 बार लेक्चर्स लाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अब मैं रोज़ लेक्चर ले आऊँगी आपके लिए, और जल्दी से हम यहाँ पे जो आपका जो एमैक है उसे कंप्लीट करेंगे, और कुछ नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी आपके मतलब आपका जो प्रॉब्लम है ना कि कितनी सारी सोर्सेस है, न्यू एनसीईआरटी पढ़े, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, नई चीज़ें ऐड हो रही है, उसका क्या करें, करंट अफेयर्स का क्या करें, डोंट वरी अबाउट इट। थ्रू आउट द टाइम पीरियड ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं होगी, इवेंचुअली होगी, बट डोंट वरी अबाउट इट, आई विल प्रोवाइड इट टू यू। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी एटलीस्ट फॉर द एमैक फॉर नाउ। ओके, बस आपको एक ही काम करना है, अच्छे से पढ़ाई करती रहनी है, रिविजन करते रहना है, प्रैक्टिस करती रहनी है। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। PDF कहाँ पे मिलेगी मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं लिंक कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।